बदमाशी करेगा तो लिख लिए, लिख लिए। देखो कि इन दिसंबर 1928 we have already discussed कि what was in fact the plans of the Congress in 1927. What was in fact the confusion? One confusion was in fact the Simon Commission. Boycott of Simon Commission हो गया था 1927 के दिसंबर में। तो कांग्रेस was vivisected in between the veteran leaders or the ideas of the veteran leaders and the ideas of the youth leaders. जवाहरलाल नेहरू वगैरह, सुभाष चंद्र बोस वगैरह यूथ लीडर्स हो गए, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, ये सब हो गए वेटरन लीडर्स। तो वेटरन लीडर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द कांग्रेस शुड डिमांड डोमिनेंट स्टेटस। यूथ लीडर्स ऑफ द कांग्रेस दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज वेरी हाई टाइम फॉर द कांग्रेस टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। तो देयर वाज इन फैक्ट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएटेड बिटवीन द वेटरन लीडर्स एंड द यूथ लीडर्स, यंग लीडर्स के बीच में एकदम कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गया था, बट इट वाज समहाउ मैनेज्ड। इन 1928 का दिसंबर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो वंस अगेन द वेटरन लीडर्स दे वर स्टिल ऑफ द ओपिनियन दैट द कांग्रेस शुड डिमांड डोमिनेंट स्टेटस एंड द यूथ लीडर्स दे वर स्टिल इंसिस्टिव दैट दे शुड डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा था। अब ये लग रहा था यहाँ पे उन लोगों ने, द वेटरन लीडर्स नाउ दे बिकेम इंसिस्टिव दैट नो, it is high time, it is in fact the best time for the Congress to demand dominant status. When we don't have any sort of liberty, so it is useless of demanding complete independence. Step by step चलना चाहिए हमको। dominant status आज मांगना चाहिए, अगले साल when we are going to gain dominant status, then we are going to apply for complete independence. तो ऐसे समय में the youth leaders they were now annoyed कि भाई continuously if they are not going to grant dominant status for another 50 years, the Congress is going to demand dominant status for 50 years. ऐसा तो व्हेन वी आर गोइंग टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जब ये बात हो रहा तो यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कांग्रेस ने, माने दोनों का एक बीच का रास्ता निकाला गया कि व्हाइल द कांग्रेस ऑफ 1928 इट डिमांडेड डोमिनेंट स्टेटस बट विथ अ कंडीशन दैट इफ दिस डोमिनेंट स्टेटस इज नॉट ग्रांटेड टू इंडिया लेटेस्ट बाय 31 December 1929, द कांग्रेस इज गोइंग टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड द कांग्रेस इज गोइंग टू गो अप टू एन एक्सटेंट टू अचीव इट। और ये भी क्लॉज जोड़ दिया कि इफ वी आर गोइंग टू एंड दिस टाइम द कांग्रेस में स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी एंडेड आर प्रीसीडिंग वन। तो क्लियर था ये कि कांग्रेस इज नाउ थ्रेटनिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। का मतलब होता है कि कांग्रेस इज गोइंग टू गो अप टू एन एक्सटेंट टू अचीव इट। का मतलब होता है कि द वंस अगेन द कांग्रेस इज गोइंग टू प्लान मास मूवमेंट लॉन्च करेगा। और मास मूवमेंट, और यहाँ पे ये बोल दिया यहाँ पे कांग्रेस ने कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी एंडेड आर प्रीसीडिंग वन। माने जहां से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जहां से खत्म किए थे हम, माने नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिफियंस ऑफ लॉ, ये दोनों थर्ड स्टेज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिफोर इट कुड एंटर इनटू द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिफियंस ऑफ लॉ, इट वाज विड्रॉन। इसको विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है ना। तो नेशनल की इसका दिस वाज इन फैक्ट द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और यहाँ पे 1928 में ही आप बोल रहे हैं कि व्हाट आर इन फैक्ट योर डेंजरस फ्यूचर plans and you are intimidating your dangerous or in fact your more powerful enemy, that is the British government of dire consequences, and you are now intimidating your stronger enemy regarding your dangerous future plans. तो नेशनल की इसका मतलब होता है कि you are consciously or unconsciously you are providing an opportunity to your enemy to make total preparation how they are going to counter this second mass movement if it is going to be launched. अगर ये लॉन्च होता है तो अंग्रेज क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं 1929 से लेकर 1930 के बीच में, या जब भी whenever it is going to precipitate, whenever it is going to start, the Congress in the meantime they are going to make total preparation how they are going to counter the mass movement if it is going to take place. अगर ऐसा होता है तो ये थोड़ा सा नहीं लगता बचकाना वाला हरकत था कांग्रेस का। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप यू शुड हैव टेकन इट बाय स्ट्राइक, एक साथ एक झटके में आते हो, एंड यू शुड हैव बिकम अग्रेसिव एंड यू शुड हैव पुट योर टोटल डिमांड बिफोर द कांग्रेस, बिफोर द ब्रिटिश, एंड यू शुड हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू फेच इट, बट इंस्टेड ठीक है ऐसा हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कि ऑन 26 जनवरी, अच्छा उसके बाद फिर कांग्रेस जो है वो चला गया साबरमती आश्रम में और कांग्रेस दिल्ली आ गया। क्यों किसी को कुछ नहीं पता गया। ऑन 26 जनवरी 1930 माने आफ्टर दिसंबर 1928 some of the activity of the congressmen or some of the activity of the Indian people, it was seen on 26 January 1930.
फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड एवरीवेयर विद ग्रेट पॉम्प एंड प्लेजर। पूरे के पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड प्लेजर एवरीवेयर। ठीक, और अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब इट वॉज इनफैक्ट अ सेल्फ डिसीजन ऑफ द पीपल। सेल्फ डिसीजन ऑफ द पीपल का मतलब होता है कि कांग्रेस का कोई प्लानिंग नहीं है, एंड इफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी हैज मेड एनी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग, तो इट वाज not given to the people of India, but the people of India, they took a self decision on 26 January 1930 to celebrate first Independence Day of enslaved India with great pomp and pleasure everywhere. ठीक है, this was the only political activity done by Indians. फिर यहाँ पे आ जाते हैं कि on 13th March 1930 Dandi March, Mahatma Gandhi along with his 78 disciples, he travelled or he started the Dandi March. And this Dandi March, or the agenda, single agenda for which Dandi March was launched, it was simply to break the salt law. सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ये शुरू कर रही है। अब यहाँ पे आता है 78 disciples, 375 किलोमीटर्स, एंड ही वाज ट्रैवलिंग ऑल बाय फुट, एकदम पैदल चल रहे थे। जबकि ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी, इफ ही वुड हैव invited or if he would have requested any industries of the contemporary world to give him his private chopper, private helicopter देने के लिए बोला होता, तो आराम से everyone would have readily accepted the offer of Mahatma Gandhi to the proposal, ठीक है। But instead of demanding any helicopter or fast means of transport and communication, he travelled or he thought of travelling for 365 kilometers only on foot, ठीक है। तो इसमें दो बातें आती है, why महात्मा गांधी was took this step। तो एक one group of historians, they are of the opinion that Mahatma Gandhi was in 1928 he has intimidated the British government of the future plans of the Congress. The British government was inactive, कुछ नहीं किया। Mahatma Gandhi on 26 January, then Mahatma Gandhi launched his Dandi March, the second step। अब यहाँ पे ये बोल दिया कि Mahatma Gandhi was of the opinion that Mahatma Gandhi, that Lilith Go or the contemporary Governor General of India is not having the power to arrest him. Lord Irwin Go, who was the contemporary Governor General of India, he was having his own limitation. If he would have arrested Mahatma Gandhi, तो it would have created total seizures throughout India. पूरे इंडिया में पैनिक हो गया होता और अफरा तफरी मच गया होता, और the total administration of India would have been paralyzed. And the total blame for anything wrong that has happened to India, it would have gone to Lord Irwin, and therefore Governor General he remained silent. तब जब लॉर्ड इरविन, जब महात्मा गांधी दिमाग में ये सोच रहे थे कि लॉर्ड इरविन was not having the guts to arrest me, and therefore he was intimidating. Now he was intimidating the British Parliament because he had invited all media houses, freelancers, newspaper photographers वगैरह वगैरह सबको बुला के उन्होंने एकदम आराम से 24-25 दिन का ये शुरुआत किया, ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया, so that the British government could or the British Parliament could now take into action, or British government should come into action. And if the British Parliament is going to order Lord Irwin to arrest Mahatma Gandhi, so if anything wrong is going to happen to India because of the arrest of Mahatma Gandhi, the total blame is going to go to the British Parliament. Lord Irwin safe हो जाएगा। तो एक one group of students they are saying, or they are saying this, or they are having this approach regarding Mahatma Gandhi. But Mahatma Gandhi was having his total different idea. महात्मा गांधी का ये था कि because in between December 1928 and 26 and 13th March 1930, not even a single people of India was intimidated regarding the future plans of the Congress, and therefore Congress अगर एक साथ एक झटके में अगर तोड़ दिया होता तो पता चला कि महात्मा गांधी और 400-500 लोगों का भीड़ तोड़ रहा है इंडिया में, सारा का सारा पूरे इंडिया में शांति है और 400 लोग पकड़े गए, महात्मा गांधी would have been arrested, तो शुरू हुआ होता, खत्म हो गया होता। तो therefore just to give his civil disobedience movement a pan India popularity, he gave 24 days to the people of India, that gradually it is going to enter into permeate down towards the lowest level of the people of India. Every Indian within this 4 days, जब तक ट्रैवल करेंगे महात्मा गांधी, और न्यूज़पेपर में, मीडिया हाउसेस में फ्रीलांसर्स सारे के सारे जब कवर करेंगे इसको, तो नेचुरली इट इज गोइंग टू ड्रॉ द ऑ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया।
हिंदुस्तान की आम जनता का आश्चर्य होगा ना भाई कि क्या करे महात्मा गांधी, क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा और मोर एंड मोर पीपल दे विल इंक्वायर कि व्हाट महात्मा गांधी वाज अप टू, और तो सबको पता चलेगा धीरे धीरे कि महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया, मास मूवमेंट शुरू हो गया, महात्मा गांधी ने शुरू किया। तो विद इन दिस 24 days, in between 13th March and 6th April, this 4 days of Mahatma's moving is going to give a pan-India popularity to the civil disobedience movement. That was in fact the plan. दोनों बातें सही है, दोनों बातें लॉजिकल तो है। अब क्या मेंटल अप्रोच था महात्मा गांधी का, he was only महात्मा गांधी who could have known, या महात्मा गांधी के बारे में जितना हम लोग जानते हैं या जितना दुनिया जानता है उसमें यही लगता है कि महात्मा गांधी कैन नेवर बी एनीथिंग, कैन नेवर प्लान टू डू एनीथिंग रॉन्ग टू इंडिया। इंडिया के खिलाफ में कुछ करने का सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं सोच सकते। ठीक है, ऑन 6 April 1930 सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन बाय मैन्युफैक्चरिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट। महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। अब ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाई महात्मा गांधी सिलेक्टेड सॉल्ट इफ ही वाज टू ब्रेक द लॉ, if he was to go for non-payment of revenue, तो महात्मा गांधी instead of going for breaking the law of non-payment of land revenue that was providing 40% of the total revenue of the British government, he selected salt. Why? Because salt was the only thing which is used for horses. हाँ, एक तो बात ये था कि एक बात ये था कि salt was the only commodity that was being used by every human being on the earth. तो naturally if salt is going to create any news, तो it is going to draw the attention of everyone. सारे के सारे हिंदुस्तानी they definitely, अगर ये आज के डेट में ये होगा कि भाई एरोप्लेन का फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क का जो भाड़ा है पहले 1 लाख था पर पर्सन पर फ्लाइट, और आज की डेट में 10 लाख रुपए हो गया। तो इट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हु हैड नेवर थॉट ऑफ गोइंग टू न्यूयॉर्क जिसको जाना। पर अगर न्यूज़पेपर में अगर एक न्यूज आ गया कि चीनी का भाव 400 रुपए किलो हो गया, तो नेचुरली इट इज गोइंग टू क्रिएट पैनिक अमंग ऑल द इंडियंस और नॉट, सारे के सारे हिंदुस्तानियों में। देयरफॉर महात्मा गांधी वाज सिलेक्टेड very geniusly, he selected salt. If salt is going to make any news, so it is going to draw the attention of every Indian people, and within this 24 days, it is definitely going to gain a pan-India popularity. दूसरा बात ये था, and more important was, कि he was understanding that more than 40% of the total income of the British government used to come from land revenue, and less than 1% of the total income of the British government used to come from salt, from their monopoly over salt. Salt के monopoly से, salt से उनको less than 1%. If he would have done anything, or if he would have planned for non-payment of land revenue, so it would have created damage of 40% of the revenue of the British government would have been damaged. So Mahatma, it would have been a very serious problem for the British government, and naturally the British government at the initial stage they would have taken it very seriously, and they would have used all their machinery to suppress it at the bud. शुरुआत के समय में उसको सप्रेस कर दिया होता अंग्रेजों ने। और यहाँ पे सॉल्ट जब लिया था, इसका मतलब होता है कि लेस देन 1% ऑफ द इंडियन पीपल, द रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू कम फ्रॉम सॉल्ट। तो इसका मतलब होता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज आल्सो गोइंग टू टेक इट वेरी लाइटली, और जब लाइटली लेगा तो नेचुरली कि इट इज गोइंग टू गिव स्टिमुलस, और इट इज गोइंग टू एक्टिवेट द पॉलिटिकल विंग्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा है, इन एक्टिविटी ऑन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड हैव मोटिवेटेड द पीपल ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर। वन, दूसरा बात ये होता है कि लेस देन, बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड हैव डन नथिंग, तो नथिंग इसका मतलब होता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट जब तक सोचता कुछ सीरियसली इसके बारे में, तब तक इट वुड हैव गेन्ड मोमेंटम, और वंस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी वुड हैव गेन्ड मोमेंटम, तो इट वुड हैव कॉज्ड सीरियस स्नैच टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नहीं, अगर मान लेते हैं उस समय पॉपुलेशन अगर इंडिया का 20 करोड़ या 25 करोड़ हो रहा होगा, तो 25 करोड़ अगर 20% भी लोग आए होंगे इसमें, 25 करोड़ तो 5 करोड़ लोग आए हो हिंदुस्तान के लोग आ गए होंगे स्ट्रीट में, और किसी भी सरकार के लिए 5 करोड़ जनता को सप्रेस कर देना, दबा देना या उसको कंटेन कर लेना, इट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इट वुड हैव गेन्ड मोमेंटम, और जब मोमेंटम गेन कर लेगा, वंस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड हैव गेन्ड मोमेंटम,
it would have given sleepless night to the British government, and now the British government would have taken it very seriously, and they would have definitely invited the Congress to negotiate with the British government. नहीं, ये होता यही रियलिटी था कि दो बातें थी कि महात्मा गांधी सिलेक्टेड सॉल्ट. इट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मूव टेकन बाय महात्मा गांधी बिकॉज ही वाज ऑफ द ओपिनियन, इसको लिख लो, व्हाई ही सिलेक्टेड सॉल्ट. He was understanding the real importance of salt. Full stop दे दो. If salt would have created any news, would have created any news, it would have drawn the attention of everyone. It would have drawn the attention of everyone. And within a short period of time, it would have gained a pan-India popularity. It would have gained a pan-India popularity. The second reason was कि less than 1% of the total income of the British government, less than 1% of the total income of the British government used to come from less than 1% of the total income of the British government used to come from their monopoly over salt. From their monopoly over salt. They would have not taken it seriously. They would have not taken it seriously, thereby providing a gestation to the movement. Gestation to the movement to get cultivated and mature. Cultivated and mature. ठीक है, दो बातें बता. और सॉल्ट लॉ यही बात हुआ अभी. एंड ये कहा जाता है कि बाय द कमिंग ऑफ दिसंबर 1930 द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज एट इट्स जेनिथ, एकदम टॉप पे था. It is said that because the people of India, they were having proactive approach towards the civil disobedience movement. Now यहाँ देखिए सिविल डिसोबीडियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, because non-cooperation movement was in fact the first tryst of Mahatma Gandhi as far as political experience in India was concerned. इंडिया में महात्मा गांधी के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस का जहां तक सवाल है, it was in fact he was being tried by the political arena of India for the first time, and no one was exactly understanding what was Mahatma Gandhi. ठीक है, but because of the least casualty that was incurred out to the people of India because of their involvement in the non-cooperation movement, the faith in Mahatma Gandhi, it increased manifold. सारी की सारी औरतें जो 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में who were in fact
showing their apprehension or who were showing their reluctance or who were showing their negative approach कि अगर भाई अगर घर से बाहर जा रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए तो उसकी बहन नहीं जाने दे रही थी, जिसका बेटा जा रहा था उसकी माँ नहीं जाने दे रही थी, जिसका हस्बैंड जा रहा था उसकी वाइफ पत्नी नहीं जाने दे रही थी। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जिसका भाई गया, जिसका बेटा गया, जिसका हस्बैंड गया, लौट के चला आया और 2 साल तक इन्वॉल्व रहा और कुछ नहीं हुआ उसको, तो नाउ द फेथ ऑफ द फीमेल्स ऑफ इंडिया इट इंक्रीज इन महात्मा गांधी, इट इंक्रीज मैनीफोल्ड, and the same female folk of India, they were now impressing their male counterparts to move out of their household and show their participation in the civil disobedience movement because it was once again being headed by महात्मा गांधी। ठीक है, अब किसी का भाई अगर नहीं जा रहा है, किसी का बेटा नहीं जा रहा है, किसी का हस्बैंड नहीं जा रहा है घर से बाहर, तो अब कह रहे थे कि आई एम नेवर गोइंग टू टाई अ राखी ऑन योर रेस्ट बिकॉज यू आर अ कावर्ड। जब महात्मा गांधी लीड कर रहे हैं मूवमेंट को, तो देयर इज 100% दिस मूवमेंट इज इंसुलेटेड, देयर इज लीस्ट चांसेस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल कैजुअलिटी टू हैपन टू यू, एंड स्टिल यू आर नॉट टेकिंग द बर्डन ऑफ मूविंग आउट ऑफ योर हाउस टू शो देयर योर पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट। इसका मतलब यू आर अ कावर्ड, अब तुम बुज़दिल हो, कायर हो। तो इसलिए अब सारे के सारे व्हेन द फीमेल्स ऑफ इंडिया व्हेन दे आर गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर मेल काउंटरपार्ट्स, तो नेचुरली कि दिस मूवमेंट हैज टू बी सक्सेसफुल। किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ बोल दे कि अरे तू कायर है, हम कायर को पैदा नहीं किए थे, हम कहाँ तुम कायर पैदा हो गया, तो मरे लो तैयार हो जाएगा। ये है ना फूंक पे चढ़ाना जो बहुत सी माँ लोग है कि चढ़ा देती है कि कर दिया और पता चला कि ये तलवार लेके निकल गया, छड़ी लेके, पता चला कि सामने वाला 6-7 तलवार से एक तुरी मार रहा है, और वो जितना स्पीड में घर से बाहर निकलता है उतना ही स्पीड में ठीक है ना। तो ये रियलिटी था। इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय दिसंबर 1930 इट वाज प्लेस्ड एट इट्स जेनेथ। More than 5 crore Hindustanis, more than 20 to 25% of the population of India, they were virtually thrown on the streets of India. And the British government was having no answer to it. कोई आंसर नहीं था उसके पास। अब उनको लग रहा था कि भाई what machinery they are going to use to suppress 5 crore Hindustanis? What forces how they are going to use any coercive method to suppress the movement, to contain the movement or to divert the movement? न उसको डाइवर्ट कर सकते थे अलग डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द ब्रिटिश, न उसको कंटेन कर सकते थे, यथास्थिति बनाए रख सकते थे, और ना ही उसको सप्रेस कर सकते थे। महात्मा एंड देयरफॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज caught in a catch-22 सिचुएशन। अब क्या करें? ठीक है, नाउ व्हेन इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंटेन इट, टू सप्रेस इट, टू डाइवर्ट इट, नाउ दे स्टार्टेड यूजिंग देयर डिप्लोमेटिक स्किल्स। डिप्लोमेटिक स्किल्स शुरू किया, एंड नाउ दे स्टार्टेड कन्विंसिंग महात्मा गांधी टू साइन अ पैक्ट विथ लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ उन्होंने, लॉर्ड इरविन जो है वो गवर्नर जनरल जो है वो सारा का सारा ब्रिटिश ब्रेन वाज नाउ यूज्ड सो एज टू लुक इनटू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ द कांग्रेस। गॉट द पॉइंट? लेट्स गो, इसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड इरविन वाज गिवन द टास्क ऑफ negotiating with the people of India, and Lord Irwin, he started inviting Mahatma Gandhi to come to a table to discuss the matter. ठीक है, and in March 1931 Gandhi Irwin Pact was signed. Gandhi Irwin Pact साइन हुआ था 1931 में, हुआ मार्च में Gandhi Irwin Pact साइन हुआ। The terms and condition on which Gandhi Irwin Pact was signed, उसी को पढ़ोगे तो दिख जाएगा तुमको। इट वाज इनफैक्ट प्योर डिप्लोमेसी ऑन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कि द फर्स्ट ये था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द कांग्रेस विल हैव टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए द इंडियन नेशनल कांग्रेस विल हैव टू टेक अ प्लेज, एंड टिल द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज कंक्लूड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल हैव टू रिमेन सस्पेंडेड। जब तक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन नहीं निकल जाता है, तब तक जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ द कांग्रेस विल हैव टू बी सस्पेंडेड। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन को ये स्थिति है। तो कि दो बातें, इसको लिख लो ना पहले कि इन मार्च 1931
Gandhi Irwin Pact was signed. हाँ, Gandhi Irwin Pact was signed. Gandhi Irwin Pact was signed. The terms and conditions on which Gandhi Irwin Pact was signed was कि the Congress will have to pledge, लिखो, the Congress will have to take a pledge of participating in the second round table conference convened in London. Convened in London. Pledge to participate in the second round table conference scheduled in London. सेकेंड टर्म्स में ये था, सेकेंड टर्म में कि द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज गोइंग टू रिमेन सस्पेंडेड. The civil disobedience movement will remain suspended until the second round table conference concludes. Second round table conference concludes. ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब तक. अच्छा, अब ये देखिए, अब ये कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल का था ये सिचुएशन कि कांग्रेस ये बोला कि भाई आई हैव ऑलरेडी टेकन अ प्लेज बिफोर द पीपल ऑफ इंडिया दैट द कांग्रेस इज नेवर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. British government has planned the first round table conference or second round table conference, and the Congress has already made a plan or given a pledge to the people of India that the Congress is always going to avoid the round table conferences. And because we failed to participate in the first round table conference में हम participate भी नहीं किए, और second round इसके पहले की the civil disobedience movement is going to give any concrete reason on behalf of India, how can the Congress participate in the सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वन सेकेंड ऑफ द ब्रिटिश. ये तो बड़ा बेइज्जती का बात हो जाता है. तो अंग्रेजों ने ये कह दिया कि इट वाज इन फैक्ट अ फेस सेविंग अफेयर. कभी कभी नहीं होता है कि अपना मुंह छुपाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा झूठ बोलना पड़ता है आदमी को. कभी कभी ऐसा गुनाह कर देता है मानव कि उसको नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी अच्छा झूठ नहीं बोलता है एकदम, ही इज इन फैक्ट महात्मा गांधी और बेटर देन महात्मा गांधी, पर कभी कभी वो झूठ बोलना पड़ जाता है उसको. तो इट वॉज इन फैक्ट अ फेस सेविंग अफेयर ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस. कांग्रेस को उन्होंने समझाया, लॉर्ड इरविन ने, कि वेन एवर यू आर टू गो टू योर पीपल यू शुड से टू देम दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन डिसीजन in the first round table conference, despite that all other stakeholders of India, they were physically present over there, and instead of talking about India's independence, everyone was trying to fetch as much benefit for their party or their political authority or their political opinion. जैसे इंडियन स्टेट थे, वहाँ पे सिख कम्युनिटी था, शेड्यूल कास्ट था, सारे के सारे लोग थे एक्सेप्ट फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन मुस्लिम लीग था, सब था, हिंदू महासभा था, लिबरल फेडरेशन था, सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑफ इंडिया, दे वर फिजिकली सेटिंग इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. बट बिकॉज द कांग्रेस वाज एब्सेंट and therefore no concrete decision has been taken by the British. अंग्रेजों के द्वारा कोई भी concrete decision नहीं लिया गया. क्यों नहीं लिया गया? तो सिर्फ एक ही कारण था कि because the British government or the British Parliament is of the opinion that more than 80% people of India, they are getting political representation from the Congress, and therefore any decision taken in the absence of the Congress is simply going to turn null and void. क्योंकि 80% हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के द्वारा अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाती है. ऐसे में अगर कांग्रेस के एब्सेंस में अगर कोई डिसीजन ले लिए होते हम इंडिया के लिए, तो 80% जनता उसको नहीं मानती, और नहीं मानती. कोई कानून बनाया आप पार्लियामेंट से और उसको 90% लोग नहीं मान रहे हैं, तो किस तरह का कानून है? दैट वी आर गोइंग टू से टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट बिकॉज वी फील और द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्चुअली फील्स that more than 80% people of India, they are getting political representation from the Congress,
and therefore any decision taken in the absence of the Congress would have turned null and void. तो कांग्रेस का अपना रेपुटेशन बना रहा था कि 80% जनता अभी भी कांग्रेस के द्वारा प्रतिनिधित्व पाती है, एक, और दूसरा बात होता है कि कांग्रेस अगर नहीं जाएगा तो डिसीजन नहीं होगा इंडिया के बारे में, माने कि इंडिया कांग्रेस इज इन फैक्ट द मेन प्लेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये बोला गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये बोल दिया गया कि ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स अगेंस्ट हुम नो क्रिमिनल केसेस वाज पेंडिंग दे विल बी रिलीज्ड, उनको रिलीज हम कर देंगे, और बाकी कोई भी ऐसा, अच्छा तीसरा बात ये होता है कि इंडियन पीपल दे विल बी अलाउड टू गो फॉर बॉयकॉट ऑफ गुड्स, बट स्पेसिफिकली दे शुड नॉट टारगेट द ब्रिटिश गुड्स, instead of targeting the British goods they should target the foreign goods। ये सारी की सारी बातें की थी, माने the Gandhi Agreement Pact, the terms and conditions on which Gandhi Agreement Pact was signed, it was in fact balanced one, एक बैलेंस था कि कुछ अंग्रेज भी झुके थे, कुछ कांग्रेस भी झुका था। गलती हमसे ये हो गया कि कुछ इतिहासकारों को लगता है कि सिविलिज्म मूवमेंट जिस समय था 1931 के दिसंबर में, उस समय उनको गांधी एग्रीमेंट पैक्ट साइन नहीं करना चाहिए था, उसको और उसी मोमेंटम के साथ अगर और बढ़ाए होते तो शायद नतीजा कुछ और हुआ होता। पर गांधी एग्रीमेंट पर अंग्रेज भी तो अपना दिमाग लगाया ना भाई, उन्होंने दिमाग लगा के अंग्रेजों के हिंदुस्तान के सिविलिज्म मूवमेंट को जीरो कर दिया, और जानबूझकर अप्रैल से लेकर मार्च 1931 से लेकर नवंबर 1931 तक ले गए, और इसी बीच में धान का खेती होता है इंडिया में, सारे के सारे गेहूं रोपा जाता है, तो सारा का सारा हिंदुस्तान